हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। TGMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कीजिए। बिहार पुलिस का हम लोग देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। NCERT बुक एंड लुसेंट का निचोड़ है इसमें। दोस्तों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दोस्तों जो है 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून के। किसके उपलक्ष्य में? तो PC महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन है। दोस्तों, सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। वाणिज्य बैंक की सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक जो दोस्तों एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय से संबंधित। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। अगला है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये दोस्तों जो हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। कब हुआ? 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधान। अगला है हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो ये भी दिए थे एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला है नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था दोस्तों। तो ये लागू किया था 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, नियोजित विकास मॉडल को। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। कब से? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। क्या दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो इसकी अवधि थी 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979। अगला है राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता साइमन कुज़नेट्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? साइमन कुज़नेट्स को। अगला प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस चीज़ पर अधिक बल दिया गया था। तो ये दिया गया था कृषि का विकास करना। ठीक है दोस्तों, कृषि का विकास। अगला है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था पहली बार 1969 में दिया गया। कब? 1969 में दिया गया था। अगला प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। अगला प्रश्न दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों विशेष अर्हन अधिकार किस मुद्रा का उदाहरण है। तो ये है कृत्रिम मुद्रा का। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल करेंसी का। किसका है? आर्टिफिशियल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होती है दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। कब होती है? 1 जुलाई से 30 जून।
छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? छठी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था दोस्तों 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985। कब से? 1 अप्रैल 1980 से 1985, 31 मार्च 1985। यह था छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला है वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो याद रखना है दोस्तों, पूछेगा प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1920। अब पूछेगा कि प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ हुई? तो झांग, पंजाब में हुआ था। ठीक है दोस्तों, पंजाब में। अगला प्रश्न है वाणिज्य पत्र किसके लिए साख स्रोत है? तो वाणिज्य पत्र जो साख स्रोत है निगम उद्योग के लिए। किसके लिए है? निगम उद्योग के लिए। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख स्रोत है? तो निगम उद्योग के लिए है। अगला है सहकारी साख समितियों का खांचा कैसा होता है? तो मतलब किस स्तर का होता है? तो ये होता है त्रिस्तरीय। कौन स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। याद रखना है 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि। अगला है दोस्तों अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? ये होता है माइक्रो इकोनॉमी। कौन होता है? माइक्रो इकोनॉमी, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र को अध्ययन की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो यह है जॉन मेनार्ड किंग्स। कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स। ठीक है दोस्तों। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, किस में? विकासशील में। अब है मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचार से प्रेरित है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो किस अर्थशास्त्री से प्रेरित है? तो ये है जॉन मेनार्ड किंग्स। कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स। ठीक है दोस्तों, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब है बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? बंद अर्थव्यवस्था से आशय दोस्तों आयात और निर्यात। आयात और निर्यात गतिविधियां न होना, न आयात होना और न ही निर्यात होना। ठीक है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है, न आयात होना न। अगला प्रश्न दोस्तों अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्था को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो यह पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अब है दोस्तों अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ठीक है दोस्तों, या एसएससी हो। यहाँ से पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय का। प्राथमिक में कौन आते हैं? कृषि और कृषि संबंधित कार्य। कृषि में क्या आते हैं? कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग। क्या आते हैं? उद्योग। उद्योग में क्या क्या आएगा? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में आता है दोस्तों सेवा क्षेत्र। याद रखना है तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है दोस्तों? परिवहन, संचार, एक जगह दूसरे जाने के लिए परिवहन का उपयोग करते हैं। बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडार, सामुदायिक सेवा, ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला है अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे जो अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार पाए थे, हुए थे अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भी आए है एकदम। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है, तो ये थे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला है दोस्तों प्रति व्यक्ति समय उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? प्रति व्यक्ति समय उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है दोस्तों? तो ये दर्शाती है आर्थिक समृद्धि। क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि। अगला प्रश्न दोस्तों किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है?
किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तो ये रही तृतीय पंचवर्षीय योजना में विकास दर सबसे कम। अगला है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है दोस्तों? आर्थिक विकास दर। क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था मॉरिस डी मॉरिस। कौन किया था? मॉरिस डी मॉरिस। अगला है दोस्तों, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था? जी.आर. कैसल। कौन किया था? जी.आर. कैसल। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? ये कहा गया था महबूब उल हक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। अगला है, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत सरकार द्वारा 1949 में जो नियुक्त किया गया राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पी.सी. महालनोबिस। कौन थे? पी.सी. महालनोबिस। अगला है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक करता है या उसका योगदान है? तो वह घरेलू क्षेत्र। कौन है? घरेलू। अगला है, भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो घरेलू बचतों में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है भौतिक परिसंपत्ति का है। किसका है? भौतिक परिसंपत्ति का है दोस्तों एग्जाम में इकोनॉमिक्स से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनिए, जो एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय के समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों, मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नॉमिनल जीडीपी। क्या कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी। वैसा जीडीपी जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर शामिल होगा, उसको क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये होता है सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र से होता है दोस्तों। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग जिस क्षेत्र से आता है उसका नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र नाम है दोस्तों। अगला है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है दोस्तों राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन है। क्या है? राष्ट्रीय उत्पाद का मूल मापन है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी दोस्तों? तो यह सी रंगराजन समिति। कौन? सी रंगराजन समिति के अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी दोस्तों? ये किए थे सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 ईस्वी में शुरू किए थे। कौन किए थे? सर एम विश्वेश्वरैया। कब किए थे? तो 1934 में किए थे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो ये कहते श्रीमान नारायण अग्रवाल। कौन किए थे?
श्रीमान नारायण अग्रवाल। कौन योजना? गांधीवादी योजना। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन छपता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था दोस्तों। अब है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो ये है हेराल्ड डोमल योजना पर। हेराल्ड डोमल मॉडल इसको कह सकते हैं, मॉडल पर। ठीक है ना दोस्तों, मॉडल पर है। किस मॉडल पर है? हेराल्ड डोमल मॉडल पर है। ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के तहत किया गया था, दौरान किया गया था? ये किया गया था प्रथम योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है, देश में समाजवादी समाज की स्थापना, देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? तो ये लिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कब लिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वस्तुकार किसे माना जाता है? यहाँ दोस्तों याद रखना है कि भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और इसके वस्तुकार कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी रहा? तो भारत में जो है अनवरत योजना जो है 1978 से 80 तक प्रभावित रहा। ठीक है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अवधि था 1 अप्रैल 1956 से 1961। 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि। अब किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया या दर्ज किया गया? तो ये था तीसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि का जो विकास दर रहा वो ऋणात्मक रहा। अगला है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी दोस्तों? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है दोस्तों? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है DR गार्डिगल मॉडल पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सेशन का टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? तो DR गार्डिगल के मॉडल पर था। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? BVI प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक। अगला है, विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? विश्व हरित क्रांति का जनक BVI प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछता है। विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है और भारत में कौन है? स्वामीनाथन जी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो ये था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? स्वपोषित विकास की संकल्पना याद रखना है दोस्तों, ये अपनाया गया था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अवधि था दोस्तों 1 अप्रैल 1969 से 1974। ठीक है दोस्तों, 69 से 74 था। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपने
नियत अवधि से पहले खत्म होने वाली योजना कौन थी दोस्तों? तो ये थी पंचवर्षीय, 5वीं पंचवर्षीय योजना। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व में इसे समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना हुआ कौन योजना थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का किस पंचवर्षीय में आरंभ किया गया था? गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का किस पंचवर्षीय में आरंभ किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। हमें तो याद रखना है दोस्तों, गरीबी हटाओ कौन सा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? छठी, तो छठी जो था मॉडल इसका था वो था आगत निर्गत पर। कौन था? आगत निर्गत पर था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना का दिया गया था? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आज का अगला प्रश्न है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 20 सूत्रीय का आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975 में, जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी तब 1975 में। एकदम याद रखना है दोस्तों 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी दोस्तों? याद कीजिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो ये था संपूर्ण परिवार के अंगीकरण। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो यह थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया? मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना में माना गया था? ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितने बार योजना अवकाश लाया था? तो भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान जो है योजना अवकाश जो आया था 3 बार आया था। कितने बार आया था दोस्तों? 3 बार आया था। याद रखना, योजना अवकाश 3 बार, योजना अवकाश 3 बार। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना। महिला अंश योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था दोस्तों? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ। किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास। क्या था? तीव्रतर और समावेशी विकास। याद रखना है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूछ देता है क्वेश्चन कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो क्या कहिएगा? 11वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्रतर, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। याद रखना है दोस्तों, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। कौन था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? 1 अप्रैल 85 से 1990 था। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 92 से 97। 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो 9वीं पंचवर्षीय था 97 से 2002 तक। 97 से 2002 तक ये था 9वीं पंचवर्षीय योजना, 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था दोस्तों? तो 2002 से 2007 तक। 10वीं क्या था? 2002 से 2007 तक था। अगला प्रश्न है, 11वीं
वर्षीय योजना की अवधि क्या था दोस्तों? तो 11वीं का था 7 से 12। 11वीं क्या था? 7 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था दोस्तों वो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछता है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। अगला प्रश्न दोस्तों कि अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? गुन्नार मिडल। कौन किया था? गुन्नार मिडल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अर्थव्यवस्था कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में प्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI प्रश्न है दोस्तों। ये किया गया था 1862 में। भारत में प्रथम कागजी मुद्रा का कब शुरुआत किया गया था? 1862 में। अब बताना है दोस्तों किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो धातु मुद्रा में। किसमें? धातु मुद्रा में। इसमें जितने भी प्रश्न दोस्तों बनाए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है दोस्तों? गर्म मुद्रा या हॉट करेंसी। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा या हॉट मुद्रा कहलाती है दोस्तों। अगला प्रश्न है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया? बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया? तो सत्तापोशी नाकामोतो ने। सत्तापोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन करेंसी का प्रचलन किया। ठीक है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों कि वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया गया है? भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। किस रूप में? आरक्षित मुद्रा के रूप में दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है दोस्तों, किसके उदाहरण है? ऐच्छिक मुद्रा विनिमय। किसका है? ऐच्छिक मुद्रा विनिमय का है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा प्रसार, ठीक है दोस्तों, मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो मुद्रा प्रसार से दोस्तों तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। मुद्रा प्रसार अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सिक्के की ढलाई किन स्थानों पर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थान पर होती है दोस्तों? तो ये होता है मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद। याद रखना है, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद में सिक्कों की ढलाई होती है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? तो नीदरलैंड में हुआ था। कब हुआ था नीदरलैंड में? 1609 ईस्वी में। याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? RBI की स्थापना तो वर्ष 1935 में हुआ था। कब हुआ था? RBI की स्थापना वर्ष 1935 में हुआ था। अब है दोस्तों राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर। तो राज्य सरकार के जो सब दोस्तों प्रत्यक्ष कर है वो है होटल प्राप्ति पर कर, भूमि राजस्व पर कर, कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, गैस शहरी अचल कर, संपत्ति पर कर, रोजगार पे कर, पथ कर। ये बिहार सरकार के प्रत्यक्ष कर है। याद रखना है दोस्तों। अगला है कि भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? चमरील आयोग ने 1914 में। किसने किया था? चमरील आयोग ने 1914 में। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ की स्थापना 1921 में किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा किया जाता है दोस्तों। याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? याद रखना है दोस्तों
रिजर्व बैंक को कितने तक की मुद्रा छापने का अधिकार है? 10,000 तक का छाप सकता है ये। 2,000 तक तो हम लोग देख ही चुके हैं, फ्यूचर में और कुछ देखने के लिए मिलेगा। इसको 10,000 तक की करेंसी छापने का। अगला है, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है? ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है दोस्तों? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बेचा जाता है। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है? तो RBI के द्वारा बेचा जाता है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सिक्का जारी करना और उसका नियंत्रण करना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। कौन करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 1 रुपये के सिक्का पर किसका सिग्नेचर होता है? तो RBI के गवर्नर का होता है। याद रखना है, किसका होता है? RBI के गवर्नर का होता है। अगला है दोस्तों, भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था? तो भारत का प्रथम निजी बैंक था इलाहाबाद बैंक। कौन था? इलाहाबाद बैंक था। कौन था? इलाहाबाद बैंक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंकों के वित्तीय सुधार से। किसका है? बैंकों के वित्तीय सुधार से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघु राम राजन थे। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसका अध्यक्ष कौन थे? तो रघुराम राजन थे। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध दोस्तों है बैंकिंग संरचना में सुधार से। किससे है? बैंकिंग संरचना में सुधार से। याद रखना है दोस्तों, बैंकिंग संरचना। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रामीण परिवारों में सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? ग्रामीण परिवारों में सीधे ऋण कौन प्रदान करता है दोस्तों? ये करता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। कौन करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट किससे संबंधित है? किसान क्रेडिट जो है दोस्तों उद्योग और विनिवेश शास्त्र से संबंधित। किससे है? उद्योग और विनिवेश शास्त्र से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक को कहते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई थी? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा शुरू किया गया था। आज का अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई से किया गया था। कहाँ से किया गया था? मुंबई से। कब किया गया था? 2013 में। किस डेट में? 19 नवंबर 2013 मुंबई में। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है कि भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोली थी? भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपना शाखा खोली? तो भारतीय स्टेट बैंक खोली। कौन खोली? भारतीय स्टेट बैंक खोली दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, निजी भारतीय बैंक में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित किया? निजी प्राइवेट बैंक, निजी भारतीय बैंक में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा खोली? तो एक्सिस बैंक ने खोली। कौन खोली? एक्सिस बैंक ने खोली। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना है दोस्तों, इकोनॉमिक्स से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना है। किसानों तक आसानी से पहुंचाने के लिए किस बैंक ने किसान क्लब की स्थापना किया था? तो ये किया था भारतीय स्टेट बैंक। कौन किया था? भारतीय स्टेट बैंक किया था किसान क्लब की स्थापना भारतीय स्टेट बैंक। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला इस्लामिक बैंक किया गया था कोच्चि यानी केरल में। कहाँ किया गया था? कोच्चि यानी केरल में। प्रॉपर जगह कोच्चि और राज्य पूछेगा तो केरल कहेंगे। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु उद्योग के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो लघु उद्योग के क्षेत्र में दोस्तों सिडबी बैंक कार्य करता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। याद रखना है, लघु उद्योग तो लघु उद्योग विकास बैंक। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? तो प्रथम क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था दोस्तों। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। आज का अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है दोस्तों? तो ये है सिक्किम और गोवा। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? सिक्किम और गोवा में नहीं है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों
कि भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा शुरुआत की? तो ये शुरू किया था आईसीआईसी बैंक ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम सेवा शुरुआत किया था? तो आईसीआईसी बैंक ने किया था दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु एवं मध्य उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने हेतु तो किस समिति का गठन किया गया था? लघु एवं मध्य ऋण, तो नायक समिति 1933 में। कौन समिति? नायक समिति 1933 में। याद रखना है, लघु एवं मध्य ऋण के लिए नायक समिति वर्ष 1933 में गठित किया गया था। अब अगला प्रश्न दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? अगला बताना है दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का जो दोस्तों मुख्यालय है वो मुंबई में। याद रखना है, बहुत ही VVI प्रश्न है दोस्तों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आज का नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बैंकों के पूंजी पर्याप्तता के लिए मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बैंकों के पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल मानक है। कौन मानक है? बेसल मानक। याद रखना है, बैंकों के पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो बेसल। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1955-56 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष लेखा जोखा कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक जो है 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्था विकास कोष की लेखा जोखा को रखता है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो स्वयं सहायता समूह दोस्तों, इसका नाम हम लोग सब सुनते हैं, स्वयं सहायता समूह। किसके द्वारा शुरू किया गया था? नाबार्ड के द्वारा। कि अगला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया था? ये किया गया था नरसिम्हन समिति। कौन किया गया था? नरसिम्हन समिति। ठीक है दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1933 किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? गैर निष्पादक परिसंपत्ति संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1933 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई दोस्तों? ये क्या था? ऋण वसूली प्राधिकरण। कौन किया गया था? ऋण वसूली प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गम करती है? भारतीय रिजर्व बैंक किस परिसंपत्ति के बदला में मुद्रा निर्गम करती है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में ये मुद्रा निर्गत करती है। आज का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है देश में पत्र मुद्रण का निर्गम करना। ठीक है दोस्तों, देश में पत्र मुद्रा का निर्गम करना। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? ये होता है DAD गोरावाला समिति 1952 में। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना हुआ था उसमें समिति कौन सा बना था? AD गोरावाला समिति। ठीक है दोस्तों, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों की जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बैंकों के जमा राशि पर जमा होने पर बैंकों को क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रा पे? तो ये होता है मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। क्या होती है? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है दोस्तों। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? इंदिरा आवास योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1985-86 में आरंभ हुआ दोस्तों। इंदिरा आवास योजना कब? वर्ष 1985-86 में। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना दोस्तों 1993 में हुआ। कब हुआ? 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 इस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, आरंभ हुआ था रोजगार, तो ये हुआ था 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू हुआ था? 2006 में दोस्तों। कब गया था? 2006 में, याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 21 अगस्त 2014। याद रखना है, 21 अगस्त 2014 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था, जिसके तहत खाता खुलवाया गया था? 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। आज का अगला प्रश्न है,
भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? भारतमाला परियोजना की शुरुआत दोस्तों 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था। भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था, याद रखना है भारतमाला परियोजना। अब है दोस्तों प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या है दोस्तों? केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर देखते हैं। केंद्र सरकार का पहला प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत कर है, निगम कर है, आस्तिक कर है, व्यय कर है, परिसंपत्ति कर है, उसके बाद लाभांश कर है, ब्याज पर कर है, प्रतिभूति व्यवहार कर है। ये सारे कर जो है भारत सरकार के कर है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर। तो केंद्र सरकार के दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जो है सीमा शुल्क कौन है? सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, केंद्रीय बिक्री कर है और सेवा कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार के दोस्तों अप्रत्यक्ष कर जो है वह है बिक्री कर या व्यापार कर, स्टैंप कर, पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, शिक्षा पर उपकर, सट्टेबाजी पर कर और डीजल पेट्रोल पर भी कर लगता है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चलैया समिति का संबंध जो है कर सुधार से। किससे है? कर सुधार से है। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों भूरेलाल समिति का संबंध किससे है? तो भूरेलाल समिति का संबंध है मोटर वाहन करों में वृद्धि। मोटर वाहनों करों में भी वृद्धि। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्रावधान है सर विषय जो है वो है वित्त मंत्रालय को। किसका है? वित्त मंत्रालय को है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे कम संचित क्षेत्र वाला राज्य कौन है? सबसे कम संचित क्षेत्र वाला राज्य कौन है? ये है असम। कौन है? ये है असम है। कौन है? असम है। सबसे कम संचित क्षेत्र वाला क्षेत्र जो है वो असम है दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। अपना ड्यूटी के बाद रात भर जाके वीडियो बनाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं दोस्तों में शेयर अवश्य करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अपने जुनून को बरकरार रखिए और वर्दी इस बार लेके ही रहना है। इतना पढ़िए कि वर्दी इस बार लेके ही रहना है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।